Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay, we had started the third method, which is quadratic formula to solve quadratic equations. ये स्टार्ट किया था कल हमने लास्ट, ठीक है। और इस पे बेस्ड हमने 4 क्वेश्चंस कल कर लिए थे, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट्स अपन ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लिए थे। कोई सॉल्व, जैसे ये फोर्थ वाला सॉल्व नहीं हो पाया, नो रियल रूट निकला इसमें, किसी में इक्वल भी निकले, ठीक है, और किसी में अलग अलग निकले जैसे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हम ऑलरेडी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स ऑलरेडी हम किससे कर चुके हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बट एक बार फिर से इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी करते हैं ताकि और हमारा वो मेथड स्ट्रांग हो जाए। तो इस इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करवाया था मैंने, करवाया था। तो अब उसको कन्वर्ट कराऊंगा तो फिर से वही प्रोसेस है। तो मुझे आप सीधे सीधे वो इक्वेशन बता दो कि इसको उसमें कन्वर्ट करवाया था तो वो इक्वेशन क्या बनी थी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, यही बनी थी, यही बनी थी। चलो तो उसी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। कहाँ थे भाई? हाँ, घर पे जाके आए थे। क्यों, नाश्ता करने गए थे? तो क्या रह गया था कुछ घर पे? घर पे बुलाए थे 5 मिनट के लिए, याद आ रही थी? ओके, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, यही इक्वेशन थी, यही थी। अब इसको इसके बाद से, मतलब हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी उसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करने के बाद हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व किया था लास्ट टाइम। अब अपन इतना तो करना ही है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कन्वर्जन तो करना ही है। बट ये कन्वर्जन हो जाए तो उसके बाद ये मेथड ना यूज करके अपनी बार कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले मेथड से अपन इसको ट्राई मारते हैं, ठीक है। तो लेट अस से ये हो गई कन्वर्ट। अब इसके बाद क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो वही कल जो हमने काम किया, क्या करेंगे? पहला काम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन, comparing the equation with the standard form, comparing the equation with the standard form, that is ax square plus bx plus c equal to 0। नोट कर ले श्रेष्ठ, ये कल 5 बारी करके आना है, फिर तू कहेगा मेरे को आया नहीं, इसलिए कह रहा हूं अभी नोट कर ले। वी गेट ए की वैल्यू क्या आई? 1, और वो बाकी जितने भी लोग जो भूल गए, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू -1, ये मिल गई हमको एबीसी की वैल्यूज। पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन 5 बार करके आना है बेटा जी, समझे? ठीक है, और कल भूलने की हिम्मत मत करना, ठीक है ना। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये a b c की वैल्यूज पुट अप करेंगे एंड वी विल गेट अवर आंसर। नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर आप श्रीधर आचार्य मेथड भी लिख सकते हो, एक ही बात। The roots of the quadratic equation are, the roots of the quadratic equation are बोलो फॉर्मूला से क्या होगा? x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ओके, तो पुट अप करते हैं वैल्यूज। माइनस बी की वैल्यू क्या है? -3, तो इट विल बी माइनस ऑफ -3 प्लस और माइनस होल रूट ऑफ बी का स्क्वायर, यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए क्या है? 1, और सी क्या है? सी है -1, फाइन, होल डिवाइडेड बाय 2a। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 1 है ही। माइनस ऑफ -3 क्या होगा? +3, प्लस और माइनस होल रूट ऑफ -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। -4 इंटू 1 इंटू -1 क्या होगा?
+4 होगा, बिल्कुल +4 होगा। 2 1 जा 2 होगा, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू 3 प्लस और माइनस 9 + 4 क्या होता है √13 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस में लगाओ, एक बार माइनस में लगाओ और आंसर, एक बार प्लस लगाओ 3 प्लस √13/2 और एक बार माइनस में लगा तो 3 माइनस √13 होल डिवाइडेड बाय। मैच करो आंसर। हेंस x इक्वल टू 3 प्लस √13 होल डिवाइडेड बाय 2 एंड x इक्वल टू 3 माइनस √13 होल डिवाइडेड बाय 2 are the roots of the given quadratic equation। ठीक है, कहीं से नोट डाउन करना है ना। चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो उसके सेकंड पार्ट में भी वही करते हैं कि इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था ना पिछली बार, किया जब, कल ही तो किया है शायद, तो मुझे बताओ कल या परसों। तो बोलो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये इक्वेशन क्या बनी थी, किसी को याद है? हाँ, x² देख के बता दो, पीछे किया हो, -3x आगे +2 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई थी इसको एलसीएम लेने के बाद, कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, इतना तो करना ही है। और यहां से पिछली बार अपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया, अभी क्या लगा देंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चेक करेंगे आंसर सेम पहले वाला आएगा कि नहीं आएगा। तो x² - 3x + 2 = 0 सेकंड क्वेश्चन में। अच्छा, x² - 3x तो है ही सही, +2 क्या है बोलो, +2, -1 की जगह +2 है बस, -1 की जगह +2। तो c की वैल्यू -1 की जगह +2 हो जाएगी, c की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो c की वैल्यू जहां पे -1 रखी थी उसकी जगह लगा देंगे हम +2। ओके, क्या चेंज हो जाएगा, -4 × 1 × 2 क्या होगा, -8, क्या होगा -8, एंड 9 - 8 क्या होता है 1, मतलब √1, और √1 क्या होगा 1 ही तो होगा। 9 - 8 1, और 1 के ऊपर रूट लगा हुआ है, √1 1 ही होता है, तो सिंपली 1 लिख दूं मैं। एक बार तो करूंगा 3 + 1, एक बार करूंगा 3 - 1, 3 + 1 3 - 1, फाइन। ठीक, 3 + 1 3 - 1, तो 3 + 1/2 यानी 4/2, 4/2 यानी कि 2, और इधर आ जाओ 3 - 1 यानी 2/2, और 2/2 यानी कि 1। तो दो रूट्स कौन से मिले, एक तो मिला x = 2 एंड द सेकंड वन इज x = 1। मैच कर लो आंसर, आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। कहीं से कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ नोट डाउन करना हो कहीं से भी, तो जल्दी से बता दो। और नहीं तो अदरवाइज अपने तरीका तो देख ही लिया है, घर से भी कर सकते हो। ठीक है ना, चलें अब हमारे मेन क्वेश्चन शुरू होते हैं जो एग्जाम में आने लायक हैं। अब तक तो क्या हो रहा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 6 सॉल्व करने की तैयारी चल रही थी। अब एक्चुअल जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम, जिसको अपन बोलते हैं स्टेटमेंट्स या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी एक लाइन लिखी हुई होगी अंग्रेजी में, उसको मैथमेटिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फ्रेम करना है, और कन्वर्ट करने के बाद फिर सॉल्व करना। अभी तो बनी बनाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी खुद को बनानी होगी, जैसा कि पिछली एक्सरसाइज में हुआ था। पिछली 2 एक्सरसाइज में भी ऐसा हुआ था, हमने बनाया था, उसमें हमको कुछ रूल्स याद रखने हैं, जैसे इज एम आर वाज वर की जगह इक्वल टू आएगा, मोर देन की जगह क्या, ये सारे रूल्स याद करते हुए हम वो बनाएंगे। शुरू करें बनाना। तो अब एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद से। तो देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 जितने भी, एक काम करते हैं अल्टरनेट चलते हैं,
फोर्थ वाला इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बना के इसको कर देंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, फिफ्थ वाला फिर कर देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि इसी एक्सरसाइज में दोनों मेथड की प्रैक्टिस करनी है, तो अल्टरनेट कर देंगे तो दोनों मेथड भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। एक मेथड पे अपन रिलाई नहीं कर सकते, दोनों आने चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 रीड आउट कर रहा हूं मैं। हाँ, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एक ही फॉर्मूला से कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि सब फॉर्मूला से कर रहे हो, सब मेथड से कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में पर्टिकुलरली कई बार वो कहता है कि इसी मेथड से करके दिखाओ। तो इन शॉर्ट आपको सारे मेथड आने चाहिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब कभी कोई कोर्स वोर्स कट जाता है, 30% 20% हो जाता है, तो उसमें एक आध मेथड कट जाता है। ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अभी जो एग्जाम अभी बच्चे देंगे, 5 तारीख को एग्जाम है अभी सीबीएसई का, सीबीएसई मैथ्स का, कल जो रिपोर्ट दे रहे थे, तो उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड काट दिया, अभी भी कट गया, 4.3 कट गई पूरी, बट आरबीएसई में नहीं कटी, लेकिन आरबीएसई में नहीं कटी। हाँ, तो वो पिछले साल का इफेक्ट है, क्योंकि पिछले साल 9th में भी बहुत कुछ कटा है ना, तो उसके बेसिस पे जो 10th में कटना चाहिए वो काटा है। ठीक है, तो वो कुछ कट जाता है, बात अलग है, लेकिन अगर नहीं कटे तो तीनों मेथड ही इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, चलो देखो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड इज प्रेजेंट एज। ठीक है, इस प्रॉब्लम आ गई, ये शायद तीसरी बार कर रहे हैं अपन इस प्रॉब्लम, 2 बार पहले कर चुके हैं या एक बार ही की, पहले एक बार की, दूसरी बार आई है इस प्रॉब्लम। क्या कहता है, रहमान नाम का लड़का है, उसकी एज आज से 3 साल पहले और आज से 5 साल बाद, मैं प्रेजेंट एज की बात नहीं कर रहा है, वो आज से 3 साल पहले की एज जो है उसकी, और आज से 5 साल बाद उसकी जो एज होगी, उन दोनों एजेस का पहले तो करो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल के फिर करके फिर करो सम। आपको बताया जो ऑपरेशन बाद में है वो पहले करो, जो पहले है वो बाद में करो। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि रेसिप्रोकल यहाँ लिखा हुआ होता और सम वहां लिखा हुआ होता, तो फिर क्या करते, फिर उल्टा करते हैं, पहले सम करके फिर रेसिप्रोकल करते। समझ आया, हाल फिलहाल हमको क्या करना है, पहले रेसिप्रोकल बाद में सम। तो वो करने के बाद जो आंसर आता है, वो आंसर क्या आता है बेटा, 1/3। हमारा एक्स की फॉर्म में आंसर आएगा, उनका आंसर क्या है 1/3, इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगी। और आपसे क्या पूछा है, फाइंड इज प्रेजेंट है, रहमान की प्रेजेंट एज बताओ। तो पहले भी मैंने आपको हिंट दिया है कि एज प्रॉब्लम में हमेशा प्रेजेंट एज को ही एक्स मानेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, जैसे ही एक्स की वैल्यू आएगी आपकी प्रेजेंट एज भी आ जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, रहमान की प्रेजेंट एज को एक्स मान के स्टार्ट करते हैं। लेट रहमान्स प्रेजेंट एज, रहमान्स प्रेजेंट एज be x years. Let Rahman's present age be x years. कि प्रेजेंट एज को x मान लिया। अब 2 टाइम जोन में जाना है, एक बार तो 3 साल पहले जाना है और एक बार 5 साल बाद जाना है। तो 3 साल पहले की उसकी एज निकालनी है और 5 साल बाद की एज निकालनी है। सपोज करो आज की एज उसकी x है, आज की एज अगर उसकी x है तो 3 साल पहले की एज क्या होगी, x - 3, और 5 साल बाद की क्या होगी, इसी 5 साल बाद 5 साल जोड़ दो, 3 साल माइनस कर दो, अगर 3 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों एजेस आ गई। ठीक है, तो इसको अब स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देते हैं। सो रहमान्स एज 3 साल पहले है ना, 3 years ago, रहमान्स एज 3 years ago हो जाएगी x - 3 years, एंड रहमान्स एज 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद हो जाएगी x + 5 years। इजी है ना यहाँ तक? तो भाई प्रेजेंट एज को x मान लिया, 3 साल पहले की एज निकाल ली एंड 5 साल पहले की एज निकाल ली। अब 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज को उठाओ, पहले करो रेसिप्रोकल दोनों की एजेस का, मतलब इन दोनों एजेस है तो एक ही आदमी की एज, लेकिन 2 अलग अलग समय की एज, 3 साल पहले की 5 साल बाद की, दोनों की एजेस का क्या करो, पहले तो रेसिप्रोकल हो गया, होने के बाद उनको कर दो ऐड, सम कर दो और उसको इक्वल कर दो जो भी बुक के अंदर सम गिवन, तो बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नाउ
इट इज गिवन दैट, या हाँ चलो लिख दो, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान सेज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. ये लाइन एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दो, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, the sum of the reciprocals of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now, and 5 years from now is कितना गिवन है, 1/3. ठीक है ना, दैट इज, अब देखो इसको कन्वर्ट कर रहा हूं मैं इक्वेशन में, देखो आपको उठानी है 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज, तो सपोज करो 3 साल पहले की एज क्या थी, x - 3, 5 साल बाद की एज क्या थी, x + 5. पहले क्या करना है, उनका रेसिप्रोकल करना आता है किसी भी नंबर का, 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/5, तो x - 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x - 3, x + 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x + 5, और रेसिप्रोकल हो गए दोनों के. अब क्या करना है उनका, लास्ट में ये कर दिया सम, और ये सम इज, इसका मतलब इक्वल टू क्या आएगा 1/3. बन गई एक इक्वेशन, बन गई. इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर आगे जैसे करते हैं वैसे करेंगे. समझ आया, चलो अब पेयर कर देते हैं इसको. दैट इज 1/3 years ago यानी x - 3 प्लस 5 years from now x + 5 इक्वल टू 1/3. अब ये जो क्वेश्चन नंबर इसमें गिवन थी थर्ड में जिस तरह की इक्वेशन गिवन थी उस तरह की इक्वेशन बनी है, देखो बनी है ना. तो अपन ने एलसीएम ले लो आके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वही करना है. तो ले लेते हैं एलसीएम. तो x - 3 × x + 5 यही एलसीएम होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा. आगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x + 5 × 1 और x - 3 x + 5 × 1 करेंगे तो क्या आएगा x + 5 ही आएगा, और x - 3 × 1 करेंगे तो भी वही आएगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3. ठीक, चलिए x और x कितने हो गए 2x, और 5 - 3 कितना हो गया +2. इसको भी मल्टीप्लाई करो, x × x x², x × 5 5x, एंड -3 × x माइनस का 3x, एंड -3 × 5 माइनस का 15 इक्वल टू व्हाट 1/3. ठीक है, अब देखो ये वाला पार्ट किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले पार्ट से, और ये वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, अब चाहो तो आप इसका प्रोडक्ट करके एलएचएस में रख सकते हो और उसका प्रोडक्ट करके आरएचएस में रख सकते हो, या फिर उल्टा भी कर सकते हो, इसका प्रोडक्ट आरएचएस में रख दो और इसका प्रोडक्ट एलएचएस में रख दो, कैसे भी कर सकते हो. मैं वो करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा. देखो x² मुझे एलएचएस में अच्छा लगता है या आरएचएस में अच्छा लगता है, एलएचएस में, तो मैं इन दोनों का प्रोडक्ट एलएचएस में लिख देता हूँ और उन दोनों का प्रोडक्ट आरएचएस में लिख देता हूँ. समझे, ठीक है. तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये चीज आएगी, ये चीज है. वैसे इसमें ये भी सॉल्व कर लेना, 5x - 3x भी सॉल्व हो जाएगा ना. चलो सॉल्व करके लिखते हैं, x², 5x - 3x क्या होगा 2x एंड -15, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया एज इट इज हो गया. अब 3 से इसको करो, 3 × 2x 6x, 3 × 2 6. ठीक है, वैसे और भी उल्टा आपको एग्जाम में ऐसे करना चाहिए, देखो पूरा दिखाना चाहिए कि ये चीज तो हुई है 1 से मल्टीप्लाई, और 2x + 2 हुआ है 3 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई. नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर क्या लिखना चाहिए, 1 से मल्टीप्लाई करके ये चीज, एंड इधर 3 से मल्टीप्लाई करके 6x + 6. मतलब 2 स्टेप्स में करना चाहिए. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब कुछ करना है. हाँ जी सर, x² + 2x - 5 15 6x + 6, x² + 2x, देखो +6x को इधर बुलाते हैं, so it will be -6x, and -15 +6 को इधर बुलाते हैं, so it will be -6 बराबर 0 बच गया. अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बनने की कगार पे है हमारी इक्वेशन. 2x - 6x क्या होता है -4x, एंड -15 एंड -6 क्या होगा -15 - 6 क्या होगा माइनस का 21 इक्वल टू 0. तो ये बन चुकी है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, अब 2 ऑप्शन है यहाँ से इस एक्सरसाइज में हमारे पास, या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. किससे करें बोलो, क्यों
ऐसे नहीं करना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना। ठीक है, दोनों मेथड, तीनों मेथड का साथ में प्रैक्टिस। ऐसे बचो मत किसी चीज से, किसी चीज से भागोगे तो वो डर के भागोगे तो वो और डर आएगी। ठीक है ना, उसका सामना करो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किए हुए हो गए ना एक तो क्वेश्चन, तो आप एक उससे कर लो फिर उससे कर लेना, तो ताकि दोनों की प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली चलती रहे। फैक्टराइजेशन की तो चलो एक्सरसाइज ही अलग थी, फिर अपन और उससे भी कर लेंगे, चिंता क्यों करता है, अभी और भी क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, चलो जी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करें इसको। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, बिल्कुल है, तो वो एक स्टेप तो हमारा बच गया। ऐसे भी कर सकते हो आप, डिसाइड कैसे करोगे कि इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करने में पहला स्टेप जो चेक करना होता है वो तो फुलफिल हो रहा है ना, तो क्यों ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर ले, तो एक स्टेप तो बच गया हमारा। और बाय द वे यहाँ पे सपोज करो 2 होता, तो फिर पहले स्टेप में तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4x स्क्वायर बनाना होता, तो हमारा एक स्टेप एक्स्ट्रा है। तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि चल यार इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से ना करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ऐसे डिसाइड करो कौन सी इक्वेशन किस मेथड से सॉल्व करने के सुटेबल है। सुटेबिलिटी आपको खुद को सोचनी है कि ये फैक्टराइजेशन से करने के लिए सुटेबल है, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करने सुटेबल, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सुटेबिलिटी खुद को सोच के उस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना। ओके, चलिए तो इसको अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करेंगे। तो बीच वाले टर्म का साइन क्या है, तो माइनस है, तो फिर कौन सी आइडेंटिटी चलेगी, a माइनस बी का। तो लिखो कंपेयरिंग LHS जैसे करते थे अपन with the identity, with the identity, कौन सी आइडेंटिटी होगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बी कैट a और b की वैल्यूज चाहिए आपको, a एंड b की आपको वैल्यूज चाहिए। ठीक है, चलो जी, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 है ना, तो एक्स स्क्वायर को तो लिख दिया मैंने एक्स का होल स्क्वायर, तो वहां से a की वैल्यू क्या आ गई, x। चलो सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से कंपेयर करो अपने आप, और मुझे बताओ क्या होगी b की वैल्यू, a की वैल्यू तो आ गई x। करो सब लोग जल्दी, +2 या -2, पक्का करो बाकी लोग भी। आ गई क्या आई, +2 b की वैल्यू, हाँ पूरा आंसर ही आ गया, वेरी गुड। b की वैल्यू बताओ, b की क्या आई, -2। ओके, किसी की -2 आ रही है, किसी की +2 आ रही है, तो चेक करो। देखो मैंने आपको कहा था कि या तो -4x को -2ab से कंपेयर करो, और या फिर दोनों के माइनस को भूल जाओ और सीधे 2ab को 4x से कंपेयर करो। अब गलती क्या होगी कि इधर तो ले लो -2ab और उधर अकेला 4x, तो गलती होगी। या फिर इधर ले लो -4x और उधर ले लो 2ab, तो भी गलती होगी। या तो दोनों का माइनस उठाओ या किसी का भी मत उठाओ, एक का उठा रहे हो एक का छोड़ रहे हो, तो 100% आपका आंसर उल्टा आएगा। जो प्लस में आना होगा माइनस में आएगा, जो माइनस में आना होगा उल्टा। तो सबसे सरल तरीका है, देखो माइनस से माइनस तो कंपेयर हो गया ना, कंपेयर कर रहे हैं अपन भाई कौन किसकी शीट में आ रहा है, तो माइनस से माइनस तो कंपेयर हो गया। तो अब कंपैरिजन किसका करना है, 2ab का 4x से, यानी +2ab का +4x से कंपैरिजन करना है। रफली किया मैंने 2ab इक्वल टू 4x, 2 इंटू a की वैल्यू क्या आई x इंटू b तो मुझे चाहिए, तो b की वैल्यू आ गई 4x डिवाइडेड बाय 2 इंटू x, नीचे आ जाएगा x खत्म, +2 आएगा, क्या आएगा +2, समझ आया। तो b की वैल्यू हो गई मेरी +2। ठीक है, क्लियर है क्या, क्लियर है सबको। चलिए अब क्या करना है, -2ab की फॉर्म में लिखो उसको, 2 इंटू a क्या है x इंटू b क्या है अगेन 2 ही है, प्लस क्या है b का स्क्वायर, तो b क्या है 2 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बताना जरा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले कंपेयर तो करो कि मैच करता है कि नहीं करता है। मान लो मैच ही कर रहा हो तो फिर क्यों करोगे, पहले कंपेयर करो मैच करता है क्या। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, कंपेयर हो गया,
2 इंटू एक्स इंटू 2 ऑब्वियसली 4x होगा, माइनस लगा हुआ है, लेकिन 2 का स्क्वायर 21 नहीं होता। तो नहीं होता तो अब 2 टर्म्स एक्स्ट्रा और लिखनी पड़ेगी। कौन सी 2 टर्म्स एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी? एक तो +2 का स्क्वायर है तो उसको बैलेंस करने के लिए -2 का स्क्वायर, और एक ऑलरेडी जो रखी हुई है माइनस का 21 एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहली दूसरी तीसरी टर्म से क्या बनानी पड़ेगी? आइडेंटिटी। तो एक ब्रैकेट लगा दूंगा यहां से लेकर और यहां तक, 3 टर्म्स तक। और अगली स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूं? उसको a - b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी a क्या है x और b क्या है 2, तो x - 2 का होल स्क्वायर। आगे क्या बचा? 2 का स्क्वायर 4 और आगे क्या है? -2 इक्वल टू -21 है, सॉरी -21 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करके उधर ले जाओ या उधर ले जाके सॉल्व करो, बात एक ही है। चाहो तो उसको यहीं पे सॉल्व कर लो और फिर उधर ले जाओ, या फिर पहले उधर ले जाओ उधर जाके सॉल्व करो। ठीक है, बात एक ही है। कैसे करोगे? हाँ, जब बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो एक तो मम्मी वो होती है जो घर से पीटती है पहले और फिर ट्यूशन छोड़ती है, और एक पहले ट्यूशन छोड़ती है उधर जाके पीटती है। तो आपकी मम्मी कौन सी टाइप की है, उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। भाई घर पे घर की बात घर में ही रख लेती है, भाई पीट लिया और फिर ट्यूशन भेजा, और एक ट्यूशन पे ले आए पहले और फिर वहां जाके पीटा। तो कौन सी टाइप की आपकी मम्मी है उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। ठीक है, कुल मिला के इक्वल टू 25 आएगा, कैसे भी कर लो। -4 -21 -25, उधर जाके क्या बन जाएगा? 25। अब स्क्वायर हटाओगे, रूट लगाओगे, तो x - 2 इक्वल टू √25। क्या होता है √25? गलत, प्लस और -5। ये इस मेथड का सबसे मेन एक तरीके से स्टेज है जहां पे गलती कर सकते हो आप। इसको अगर इक्वल टू 5 लिख दिया, तो इक्वल टू 5 लिख दिया तो फिर x का एक ही वैल्यू निकली ना, इसकी 2 वैल्यू कैसे निकली? ठीक है, प्लस और -5। अब तो क्या बचा? बस -2 को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा? प्लस और -5 तो उधर है ही सही, -2 इधर आके +2 हो जाएगा। अब एक बार तो +5 + 2 हो जाएगा और एक बार -5 + 2 हो जाएगा। तो 5 + 2 क्या होता है? 3, और -5 + 2 क्या होता है? ओ सॉरी, 5 + 2 क्या होता है? 7 एंड -5 + 2 क्या होगा? -3। x क्या माना था? अब वैसे तो x की 2 वैल्यूज आ गई, अगर इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने तो x के 2 रूट्स आ गए, एक तो आ गया x = 7 और एक आ गया x = -3। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का थोड़ी ना था, हमको तो एक स्टेटमेंट था उसको सॉल्व करना था। उसमें हमने x माना था। क्या माना था? x प्रेजेंट एज। अब मुझे बताओ, प्रेजेंट एज किसी भी इंसान की -3 साल हो सकती है? भाई 1 साल का हो, मान लो 6 महीने का हो, मान लो 0 ईयर्स का हो, भी पैदा ही नहीं हुआ है, लेकिन -3 साल का कैसे होगा? पिछले जन्म में चल रहा है, मतलब 3 साल अब इसके पिछले जन्म के बाकी है, ये हुआ -3 ईयर्स। तो प्रैक्टिकली वो सारी चीजें तो मैथ्स में काउंट नहीं करेंगे ना, तो ऑब्वियसली इसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। क्या लिखूंगा मैं? एक लाइन, सो प्रेजेंट एज रहमान्स प्रेजेंट एज, रहमान्स प्रेजेंट एज, जो कि हमने x मानी थी, और x की क्या वैल्यू आ गई? या तो 7 ईयर्स और या फिर -3 ईयर्स। और एक लाइन लिख दूंगा, सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव। प्रेजेंट क्या कोई सी भी एज नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, सो फाइनल आंसर लिख दिया मैंने, रहमान्स प्रेजेंट एज क्या मान लूंगा मैं? 7 ईयर्स। रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 7 ईयर्स। आंसर मैच कर लो पीछे से। याद रखना, एग्जाम में अगर इतना सॉल्व कर दिया तो करे कराए पे पानी फिर जाएगा। इतना किया भी सही, ये 2 लाइनें नहीं लिखी तो करे कराए पे पानी फिर जाएगा। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने x की वैल्यू तो पूछी नहीं थी, उसने तो रहमान की प्रेजेंट एज पूछी थी, वो आप लिख के नहीं बता रहे। क्वेश्चन जिस फॉर्म में है ना, कहते हैं ना, जिस तरीके से सवाल होता है उसी तरीके से उसका जवाब होता है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में है तो जवाब भी स्टेटमेंट फॉर्म में ही चाहिए। समझ गए? क्लियर है? चलें आगे। अच्छा, अब इसका हर एक स्टेटमेंट को अपन क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे। हर एक स्टेटमेंट को अपन क्या करेंगे? क्रॉस वेरीफाई। बताओ प्रेजेंट एज कितनी निकली उसकी?
7 ईयर्स निकली एज पर आवर मैथमेटिक्स, आवर कैलकुलेशन 7 ईयर्स निकली, राइट। तो 3 साल पहले की एज क्या हो जाएगी उसकी, 7 में से 3 गए 4 ईयर्स, और 5 साल बाद की एज क्या हो जाएगी उसकी, 7 और 5 12। अब उसने क्या कहा था कि इन दोनों एजेस का रेसिप्रोकल लो, तो 4 का रेसिप्रोकल 1/4 और 12 का रेसिप्रोकल 1/12, और इनको ऐड करो, इनको ऐड करता हूँ, 12 और 4 का एलसीएम 12 हो गया, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, 4/12 कटने के बाद क्या आ गया, तो उसने क्या कहा था सम 1/3 आएगा, हमारा भी सम 1/3 आ रहा है, क्रॉस वेरीफाई हो गया। एक चीज और अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस ऐसे होता, यहां पे सम होता और यहां पे क्या होता, रेसिप्रोकल होता। अगर ये डिफरेंस होता, यहाँ पे सम होता और यहाँ पे रेसिप्रोकल होता, तो क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस होते, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं, वो भी आ सकता है एग्जाम में, है ना। तो क्या क्या चेंजेस होता, देखो इक्वेशन बनने से पहले चेंज हो जाता। यहाँ पे आके हम क्या करते, ये इक्वेशन कुछ ऐसे नहीं बनती, क्या करते, पहले तो सम करते फिर रेसिप्रोकल करते। अभी तो आपने पहले रेसिप्रोकल करके बाद में सम किया है, पहले क्या करते सम करते। तो x - 3 और x + 5 का सम क्या होगा, x और x 2x - 3 + 5 + 2, ये सम कर दिया। अब इसका रेसिप्रोकल करता 1/2x + 2 और उसको 1/3 के इक्वेट करता, तो उल्टा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बनती फिर तो मेरी आसान। वो लीनियर इक्वेशन का चैप्टर होगा तो वो उल्टा ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो उसने ऐसा दिया, मतलब क्वेश्चन ऐसा ही देगा ताकि वो बने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ आया। बट ऐसे उल्टा हो जाए तो इस तरीके से काम करना है, समझ गए, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, देखो हर एक क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है सारे पहलू कवर करते हुए चलेंगे। ऐसा हो जाए तो ऐसा करना है, ऐसा हो जाए तो ऐसा करना। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है अभी, 4th और 5th, सॉरी। इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट हुआ, द सम ऑफ शेफाली's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली के मार्क्स का सम किया, मैथमेटिक्स में उसके कितने मार्क्स आए और अंग्रेजी में कितने मार्क्स आए, दोनों का सम कर दिया तो कितने मिले, 30। अब 30 में हो सकता है कि मैथमेटिक्स में 15 और इंग्लिश में 15 हो सकता है कि उसमें 20 इसमें 10 हो सकता है इसमें 10 उसमें 20 हो सकता है इसमें 11 उसमें 19 हो सकता है इसमें 29 और इसमें एक ही नंबर हो, कुछ भी हो सकता है, हमको पता हो सकता है 30 के 30 इसमें और उसमें अंडा, वो भी हो सकता है ना। तो होने में कुछ भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सिचुएशन अज्यूम करवा रहा है, had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, अगर उसके मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स और ज्यादा आ जाते और अंग्रेजी में 3 मार्क्स और कम आ जाते, तो वो जो मार्क्स होते 3 मार्क्स कम 2 मार्क्स ज्यादा, वो जो भी मार्क्स होते उनका प्रोडक्ट जो होता वो 210 होता, उनका प्रोडक्ट जो होता वो क्या होता, 210 होता। अभी जो मार्क्स है इनका प्रोडक्ट नहीं, अभी जो मार्क्स है उसमें से मैथ्स में 2 बढ़ाओ और इंग्लिश में 3 कम करो, अब जो मार्क्स मिल गए घटाने बढ़ाने के बाद उनका प्रोडक्ट करो, तो प्रोडक्ट कितना आएगा 210। तो उसके एक्चुअल मार्क्स इन दोनों सब्जेक्ट्स में कितने हैं ये पता करिए, एक्चुअल इंग्लिश में कितने हैं, एक्चुअल मैथ्स में कितने। समझ आई प्रॉब्लम, स्टेटमेंट प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो जब 2 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास लेकिन वेरिएबल तो एक ही है x, तो चाहो तो मैथमेटिक्स के प्रेजेंट मार्क्स को x मान लो और इंग्लिश के फिर निकालने पड़ेंगे x की फॉर्म में, और चाहो तो इंग्लिश के मान लो और मैथमेटिक्स के निकाल लेंगे, तो जिसका जिक्र पहले है उसी को मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि दो, हाँ अगर ये देन से कनेक्टेड होते, किससे कनेक्टेड होते, देन से, तो फिर देन में तो क्या रूल चलता है, बाद वाले को x मानने से फायदा, लेकिन यहाँ कहीं देन नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ कहीं देन नहीं दिखाई दे रहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसको मान लो या इसको मान लो, एक ही डिफिकल्टी लेवल होगा और एक ही आंसर है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के प्रेजेंट मार्क्स को, एक्चुअल मार्क्स को x मान ले। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट शेफाली's मार्क्स, मार्क्स मतलब एक्चुअल मार्क्स है ना, या एक्चुअल वर्ड लिखी लो, एक्चुअल मार्क्स, लेट शेफाली's एक्चुअल मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी एक्स, मार्क्स लगा x मार्क्स, ठीक है। अब आप सोच के बताओ
अगर मैथ्स के एक्चुअल मार्क्स x हैं तो इंग्लिश के एक्चुअल मार्क्स कितने होंगे? क्या? वेरी गुड भाई, दोनों मार्क्स का टोटल 30 है ना? दोनों मार्क्स का टोटल 30 है। इंग्लिश में और मैथ्स में एक्चुअल मार्क्स जो मिले उनका टोटल कितना है? 30। मान लो मैथ्स में 5 होते तो उसमें कितने होते? 25 होते हैं। कैसे? टोटल में से 5 को घटा के तो निकालते हैं। तो अभी टोटल क्या है? 30। और मैथ्स के हमने मान लिया x, तो 30 में से x को घटाएंगे तो ही तो इंग्लिश के एक्चुअल मार्क्स मिलेंगे। तो पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, एंड इट इज गिवन दैट, कि उनका सम 30 है, एंड इट इज गिवन दैट the sum of Shefali's marks, Shefali's actual marks in mathematics and English is कितना आ रहा है? सम 30 है ना? अगर सम 30 आ रहा है, इसीलिए उसके इंग्लिश के मार्क्स हो जाते हैं 30 माइनस एक्स। शेफाली's एक्चुअल मार्क्स इन इंग्लिश बन जाता है, क्या बन जाता है? 30 माइनस एक्स। कितने मार्क्स? 30 माइनस एक्स मार्क्स। यहां तक क्लियर है? यहां तक हो गया नोट डाउन? अब अगर ये कहता है कि इसके इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स का प्रोडक्ट कर दो, तो अभी जो इसके इंग्लिश के मार्क्स हैं वो ये हैं और मैथ्स के मार्क्स हैं वो ये हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा कि एक्चुअल मार्क्स का प्रोडक्ट करो, उसने कहा कुछ घटाओ कुछ बढ़ाओ फिर करो प्रोडक्ट। तो पहले अभी घटाना बढ़ाना बाकी, इसी स्टेज पे प्रोडक्ट नहीं करना है ना। तो हमको क्या करना है? कुछ घटाना है कुछ बढ़ाना है। कितना घटाना है कितना बढ़ाना है? मैथ्स में तो 2 मार्क्स बढ़ाने हैं, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम करने हैं। ठीक है, तो नाउ घटाने बढ़ाने को लिख देते हैं मॉडिफाइड, है ना? शेफाली's मॉडिफाइड मार्क्स, अब एक्चुअल नहीं, मॉडिफाइड मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल टू कुछ होगा, एंड शेफाली's मॉडिफाइड मार्क्स इन इंग्लिश, ये भी कुछ होगा। कितना होगा वो पता लगाना है। इन इंग्लिश इक्वल टू, तो देखो उसके एक्चुअल मार्क्स कितने थे मैथ्स में? x। वेरी गुड। और मैथ्स के मार्क्स में आप 2 मार्क्स जोड़ रहे हो घटा रहे हो? +2। तो x में आप क्या कर दोगे? तो ये इसके मैथ्स के मॉडिफाइड मार्क्स हो गए, समझे? समझ गए? और उसके एक्चुअल मार्क्स इंग्लिश में कितने थे? अभी अभी हमने देखा 30 माइनस एक्स, और उसमें से घटाने कितने हैं? 3। तो 30 माइनस एक्स में से 3 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 30 माइनस 3 क्या होता है? 27 माइनस एक्स। अब जो ये दोनों के मॉडिफाइड मार्क्स आ गए, अब कर दो इन दोनों का प्रोडक्ट, और जो भी प्रोडक्ट हमको बुक में गिवन है उसको इक्वेट कर दो, बन गई इक्वेशन। ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना है, पढ़ते जाओ स्टेटमेंट को उतारते जाओ। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि अब इनका प्रोडक्ट गिवन है। नाउ इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ शेफाली's का मतलब होता है शेफाली के, अपोस्ट्रोफेस का मतलब होता है जो आपके हिंदी में नहीं वो लगता है संबंध कारक का के की, वो इंग्लिश में अपोस्ट्रोफेस होता है। ठीक है ना? शेफाली's का मतलब शेफाली के मार्क्स, शेफाली's, और कौन से मार्क्स? मॉडिफाइड मार्क्स। शेफाली's मॉडिफाइड मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, या तो लिख दो मैथ्स एंड इंग्लिश, या फिर सिंपली लिख दो इन 2 सब्जेक्ट्स इज, कितना गिवन है प्रोडक्ट हमको? 210, 210 है ना? 210। दैट इज, इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली नोट डाउन करते हैं। पहले तो दोनों के मॉडिफाइड मार्क्स लिख लेते हैं। मैथ्स के मॉडिफाइड मार्क्स हैं x + 2, राइट?
और इंग्लिश के मॉडिफाइड मार्क्स कितने हैं 27 माइनस एक्स। इनका करना है प्रोडक्ट इक्वल टू कितना आना चाहिए प्रोडक्ट 210 कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो x इंटू 27 करो क्या होगा 27x। फिर करो x इंटू माइनस एक्स वो कितना होगा माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर करो 2 इंटू 27 वो क्या होगा 54 और फिर करो 2 इंटू माइनस एक्स वो कितना होगा माइनस 2x इक्वल टू कितना होगा 200। हम इनका अरेंजमेंट करते हैं ढंग से। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख लेता हूं मैं माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाली टर्म कौन कौन सी है एक तो ये रही और एक ये रही। तो 27 माइनस 2 कितना होगा प्लस 25x। फिर कांस्टेंट टर्म लिख देता हूं 54 और उधर से एक कांस्टेंट टर्म और बुला लेते हैं तो प्लस 210 इधर आके बन जाएगी माइनस 210 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आगे और सॉल्व करते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 25x। 54 माइनस 210 करना है करना जरा 54 माइनस 210 जल्दी कर सकता हूँ क्या गलत 56 ओनली 156 गलत गलत वो भी गलत माइनस 156 भैया 156 और माइनस 156 में दिन और रात का फर्क है। आप ऐसे कैसे माइनस 156 को प्लस 156 कह सकते हैं नहीं कह सकते ना। आप लगा के तो देखो जरा वहां पे प्लस कैसे आपके मार्क्स में करते हैं। पहले पूरे क्वेश्चन की काया पलट हो जाएगी। एक बार किसी क्वेश्चन में माइनस का प्लस लगा के तो देखो क्या होता है आपके साथ पता भी चलेगा क्या हुआ। इसी जगह आके फंसेगा क्वेश्चन ठीक है ओके। अब वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं ठीक है। अब देखो अगर इसको मुझे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना हो 3 मेथड है ना। दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या क्या कह रहा है जो कुछ कह रहा हूं समझ ले कुछ समझा रहा हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 3 तरीके हैं ना। अगर आपको फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है आपने डिसाइड कर लिया या सपोज करो क्वेश्चन में गिवन है तो आपको माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है तो ये काम करने की जरूरत नहीं है। फिर जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आप स्टार्ट कर सकते। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आपने डिसाइड कर लिया तो आपको उस हिसाब से इक्वेशन कैसी तरीके की दिखनी चाहिए। तो क्यों ना इसको क्वाड्रेटिक से कर लें क्योंकि उन दोनों से तो अभी -1 से मल्टी एक स्टेप तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अब उसमें उसको लिखने में चाहे 10 सेकंड भी लगते हो टाइम तो हमारा ही लगाना। और जब ऑप्शन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का तो उससे करें ठीक है। करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसी को मैं फाइनल इक्वेशन मान लेता हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो एबीसी निकालो। कंपेयरिंग द इक्वेशन with the standard form that is स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वी गेट बोलो a की वैल्यू क्या आई a की वैल्यू है -1 b की वैल्यू एंड c की वैल्यू a की वैल्यू -1 b की वैल्यू 25 एंड c की वैल्यू हो गई -156 ठीक है। नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने नोटिस किया होगा एक भी क्वेश्चन में मैंने एक भी स्टेप मिस नहीं करी। भाई ये लाइन भी लिखनी है ना बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो मैंने ऐसे नहीं कहा पहले तो लिखनी छोड़ दो कहा क्या इसका मतलब समझते हो। आपको भी लिखनी है और आपको भी करनी है। ऐसे कैसे जब मैं कर सकता हूं तो आपको तो करना ही है ना। लेकिन मैं तो ऐसे भी कह सकता हूं कर लेना लेकिन नहीं मैं आपके सामने कर रहा हूं आपका भी फर्ज बनता है साथ में करें। नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला the roots of the quadratic equation are let's see what are the roots। फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल टू -b प्लस और माइनस होल रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। केवल 2a ही याद था क्या? न्यूमरेटर पार्ट याद नहीं था क्या? 2a में ही आवाज निकली तेरी, तो शायद 2a ही याद था। जैसे वो होते हैं ना, एक कोई भजन संध्या होती है, उसमें एक मेन लाइन तो याद होती है सबको, तो मेन लाइन आती है तो सारे गाते हैं, और फिर जब पैराग्राफ होता है तो सब चुप हो जाते हैं, वो गायक कलाकारी गायक गाते रहता है गाते रहता है, फिर वापस मेन लाइन आती है, सारे गाते हैं, सारे गायक बन जाते हैं मेन लाइन में तो, और जब पैराग्राफ अंतरा आता है उसमें सब चुप हो जाते हैं। तो वही हाल है तेरा भी, ये 2a में तो 2a, न्यूमरेटर का आता पता नहीं। ओके, माइनस b की वैल्यू क्या है 25, प्लस और माइनस होल रूट ऑफ b का स्क्वायर करना है, यानी 25 का स्क्वायर करना है, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू, देखा हो जाता ना कबाड़ा, अरे -1 है दादा। c की वैल्यू, माइनस को कैसे अंडर एस्टिमेट कर लेते हो आप, -156 इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू, मुझे लगता है ये माइनस साइन ही आपके मार्क्स माइनस कराएगा, इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आप लोग। -25 प्लस और माइनस 25 का स्क्वायर रूट, सॉरी 25 का स्क्वायर पता है किसी को? 25। अच्छा अब देखो 3 माइनस हो गए वहां पे, 4 के आगे तो वैसे फॉर्मूला में ही माइनस था, a की वैल्यू भी माइनस में और c की वैल्यू, तो 3 माइनस मिलके प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा प्लस में आएगा? माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, फाइनल आंसर विल बी इन माइनस, और मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 156 करना है, कितना होता है 624। यस ठीक है, देखो कैसे जल्दी से गुणा करते हैं। सपोज करो ये 150 होता तो 150 इंटू 4 600, 6 इंटू 4 24, ठीक है ना, ऐसे ही करना चाहिए भाई। आपका दिमाग पता है, मैंने पहले भी बताया, इनको माना करो ये पैसे हैं रुपए हैं, मान लो 156 रुपए की कोई चीज खरीदी 4 बार आपने, तो टोटल कितना खर्चा हुआ? तब तो प्रोडक्ट लेने गए, उसने कहा साहब 156 रुपए का है, आपने कहा 4 पैक कर दो, अब आप अमाउंट तो वो कैलकुलेट करेगा ना, उससे पहले आप माइंड में कैलकुलेट कर लोगे, क्यों? क्योंकि बात पैसों की है। जब बात पैसों की आती है ना, तो इंसानी दिमाग है ना चीते से भी तेज दौड़ता है, जब बात पैसों की आती है ना, होता है ऐसा। तो वो कैलकुलेट कर, अब आप पूछोगे तो सही भैया कितने हुए फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन आपने पहले कैलकुलेट कर दिया है। अगर वो 624 का 625 बताया तो सही, फिर आप देखो रहे क्यों भाई 624 हुए ना, तो फिर जब तूने कैलकुलेट कर लिया तो पूछ ही क्यों रहा है ना। तो रुपए मानो इनको, आगे 2 इंटू -1, ओके, -25 प्लस और माइनस 625 में से 24 गए तो 1 डिवाइडेड बाय -2। अभी काटेंगे, पहले एक बार करते हैं। माइनस से माइनस अगर कटेगा, सुनो, तो इसका और इसका दोनों का कटेगा ना, दोनों का कटेगा ना, मल्टीप्लाई थोड़ी ना है बीच में मल्टीप्लाई थोड़ी ना। तो ऐसे आप माइनस से माइनस नहीं काट सकते, आप अलग अलग करो इनको आराम से। तो अलग अलग करते हैं, -25 प्लस 1 बाय -2, और दूसरा केस -25 माइनस 1 बाय -2, एक बार प्लस में एक बार माइनस। तो -25 प्लस 1 कितना होता है बोलना, -24 बाय -2, और -25 माइनस 1 कितना होता है वो बोलना, -26 बाय -2। ठीक है, माइनस से माइनस कट के ये 12 और वो 30। ठीक है, क्लियर है। तो अब ऐसे मत मान लेना कि ये तो मैथ्स के मार्क्स हैं और ये इंग्लिश के, हो जाएगा कबाड़ा, ये तो एक्स की वैल्यूज हैं, ये मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स नहीं। क्या होता है, दिमाग ऐसे काम करता है कि 2 आंसर चाहिए, एक मैथ्स के मार्क्स एक इंग्लिश के मार्क्स, टोटल कितने आंसर्स कितने चाहिए क्वेश्चन में, 2 वैल्यूज हैं, तो दिमाग ऐसे काम करता है, ये 2 आंसर होंगे। फिर पीछे मैच करते हैं, 12 और 13 तो आ ही नहीं रहा, 12 और 18 आ रहा है पीछे, तो यानी कि मेरा ये गलत है, शायद इधर 18 आना चाहिए, ठीक है, जबकि ये तो एक्स की वैल्यू से। आगे सॉल्व करने का काम अभी बचा है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। सो क्या क्या माने थे अपन ने, शेफाली's एक्चुअल मार्क्स, शेफाली's एक्चुअल मार्क्स इन मैथ्स, राइट, शेफाली's एक्चुअल मार्क्स इन मैथ्स, वो क्या माना था हमने, x, और x की वैल्यू क्या क्या आई 12, तो या तो 12 मार्क्स है उसके मैथ्स में, या फिर दूसरा ऑप्शन है या फिर 13 मार्क्स है, यही हो सकता है। अब इसकी मदद से शेफाली's एक्चुअल मार्क्स इन इंग्लिश भी निकालते हैं, शेफाली's एक्चुअल मार्क्स
इन इंग्लिश। क्या माना था आपने x की फॉर्म में एक्चुअल मार्क्स इन इंग्लिश को? उल्टा बोल रहे हो। 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, एक्स माइनस 30 नहीं, तो 30 में से x को घटाना है। x क्या है आपका? एक बार 12 एक बार 13, तो एक बार तो घटाओ 12 और लगाओ, और एक बार घटाओ 13, तो 30 माइनस 30। ठीक है, 30 माइनस 12 करेंगे तो क्या आएगा? 30, 18, और 30 माइनस 13 करेंगे तो क्या आएगा? तो देखो दोनों ही ऑप्शंस वैलिड है आपकी बार। या तो उसके मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स होंगे 12 और 18, ये भी पॉसिबल है, पॉसिबल है ना। और या फिर उसके मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स क्या होंगे? 13 और 17। पीछे आंसर्स मैच करो जल्दी से। तो इस बार कोई भी केस रिजेक्ट नहीं हुआ, कोई नेगेटिव आंसर आया नहीं, कोई भी नेगेटिव आंसर नहीं आया ना। चार, इन चार में से कोई भी एक नेगेटिव नहीं आना चाहिए। 12, 13, 18, 17, चारों में से कोई भी नेगेटिव नहीं है, यानी कि एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, नथिंग इज रिजेक्टेड, नथिंग इज रिजेक्टेड। तो मैं लिख दूंगा hence Shefali's actual marks in 2 subjects are, Shefali's actual marks in 2। तो ऐसा हमेशा, ऐसे भी मत माइंड में थिंकिंग मत बना के रखना कि हमेशा एक केस रिजेक्ट होता है। देखो कई बार नहीं भी होता है, कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि इतने सारे क्वेश्चन में सर हमेशा एक केस रिजेक्ट हुआ है तो इस बार भी होगा, नहीं हुआ। तो 2 आंसर्स हैं इसके, इस क्वेश्चन के। ठीक है ना। इन 2 सब्जेक्ट्स आर, पहला केस कौन सा बनेगा? अब ऐसे भी मत बना देना कि पहला केस तो ये और दूसरा केस ये, फिर गलत हो जाएगा। पहला केस है ये 12 एंड 18, और दूसरा केस है ये 13 एंड 7, क्योंकि दोनों का सम 30 चाहिए। 12 और 18 का सम 30, और 13 और 17 का सम भी क्या होता है? 30। दोनों के मार्क्स का सम 30 था ना उसके। तो या तो केस बनेगा 12 एंड 18 मार्क्स, और लगाओ, या तो ऐसा हुआ होगा, या फिर 13 एंड 17 मार्क्स। पेयर सही बनाना बस। आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझे क्या? जा रहा है? जा फिर जा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो तो काफी आज के लिए। कितने क्वेश्चन रह गए? 6, 7, 8, 9, 10, 11 सब कर लाएगा? कर लाएगा क्या पहले तो बता। कल तो इवनिंग में ही आना है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड